आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस है। इस दिवस को हर वर्ष 4 दिसंबर को पृथ्वी के लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वन्यजीवन संरक्षण के महत्व को उजागर करना और लोगों को लुप्त प्राय जातियों के संरक्षण हेतु कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वन्यजीव उन जीवों को कहते हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जंगल में पनपते और रहते हैं। पृथ्वी अनगिनत प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई आवास के नुकसान, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं। विश्व वन्यजीवन संरक्षण दिवस पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास के लिए इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा की याद दिलाता है। हमारा जम्मू कश्मीर भी भौगोलिक तौर पर कई सारे वन्य जीवों और पेड़ पौधों का प्राकृतिक आश्रय है। यहाँ एक और वन्य जीवन पर्यावरण के संरक्षण का आधार है, वहीं हमारे जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में भी इस क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है। वन जीवन के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए सरकार और अन्य संस्थाएं कैसे कैसे जतन कर रही हैं, इन सभी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री सर्वेश राय जी, और इनके साथ बातचीत करूंगी मैं, समाचार कक्ष की ओर से श्रुति खजूरिया। सर, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वन्य जीवन संपदा के लिहाज से हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और कुदरत ने इस क्षेत्र को किस तरह के नायाब तोहफों से नवाजा है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जम्मू कश्मीर बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ के मामले में। पूरे नेशनल एवरेज देखें तो उनका 5% जो जोग्राफिकल एरिया होता है कंट्री का, वो वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर, उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 11.5% एरिया जो है हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। इसमें बहुत ही नायाब, बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा, कश्मीर में हंगुल के बारे में सुना है। हंगुल कहीं दुनिया में और नहीं होता, सिर्फ कश्मीर में डाशीगम में होता है और उसके आसपास के लैंडस्केप में होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे ब्राउन बियर की स्पीसीज है, ब्लैक बियर भी है, और उसके साथ साथ मस्क डियर है हमारे साथ, आइबेक्स है। तो बहुत सी स्पीसीज मार्खोर है काजीनाग नेशनल पार्क में। तो जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं हमारी, बहुत ही रिच हैं और बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज हैं। हमारे पास 4 नेशनल पार्क हैं। आपने नाम सुना होगा डाशीगम, जैसे मैंने बताया। डाशीगम के अलावा जो है बारामूला के पास काजीनाग नेशनल पार्क है, वहाँ मार्खोर बड़े यूनिक एनिमल है, वो पाया जाता है। उसके बाद हमारा किश्तवाड़ हाइड्रो नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल एरिया, 2000+ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर का एरिया है। और प्रिस्टीन बिल्कुल नेचुरल लैंडस्केप है उसका। वहाँ पे मीडोज हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स है, वहाँ पे पास्चर्स हैं, और बड़ी यूनिक तरह की स्पीसीज वहाँ पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 14 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जैसे मेरा ऑफिस है, आप देखते हैं जहाँ रामनगर, शायद जम्मू में बहुत कम लोग जानते होंगे कि जम्मू के पास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिल्कुल शहर के साथ है। उससे 30 किलोमीटर आगे जाएंगे आप तो जो है नंदिनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो सत महादेव कंजर्वेशन रिजर्व है, बिल्कुल, और जो पत्नी टॉप से भी कनेक्ट करता है। उसके आगे तो बहुत सारी स्पीसीज हैं। आप सुरिंसर मानसर देखेंगे आप तो यहाँ से करीब 1-1.5 घंटे का ड्राइव है। सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोग देखने जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही रिच है यहाँ पे। और उसके साथ साथ वेटलैंड रिजर्व्स हमारे पास हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स के साथ साथ 14 हैं इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। उसमें 4 तो रामसर साइट्स हैं जो हमारे पास हैं। कुल JNK में 5 रामसर साइट्स हैं, जिसमें 4 वाइल्ड लाइफ मैनेज करता है। तो होकरसर का नाम आपने सुना होगा, सालबुक का नाम सुना होगा, सुरिंसर मानसर भी एक वेटलैंड है, ये साइट है। तो इस तरह से जो है जो वेटलैंड्स हैं सारे, बाहर से बर्ड्स आती हैं। घराना को भी हमने डेवलप किया पिछले दिनों। तो घराना में जो है बाहर से बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। इसी तरह से कश्मीर के जो वेटलैंड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। अभी ये टाइम हो रहा है, ये सीजन हो रहा है, तो मैं सभी सुनने वालों को एनकरेज करूँगा कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं वहाँ पे जाएँ, देखें। बहुत ही खूबसूरत, बाहर से बहुत दूर दूर, साइबेरिया से, कुछ नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से आती हैं, सेंट्रल एशिया से आती हैं बर्ड्स, और वो हर साल आती हैं, जाड़ों में आती हैं, यही टाइम है उनके आने का। और आने के बाद मार्च अप्रैल में वापस जाती हैं। तो यहाँ पे इस सीजन में देखने का बहुत अच्छा एक मौका है।
सर, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को जैसे अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे जैसे अभी घराना वेटलैंड है, वहाँ पे भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो इससे क्या आर्थिक स्थिति और जीडीपी में वन संसाधनों की कहाँ तक की भूमिका देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वन संपदा है ये आपकी जो है नेचुरल जो इकोसिस्टम है जी। उसको मेंटेन करने में मदद करता है आपका। जैसे पानी मिल रहा है, आपको हवा मिल रही है, सॉइल स्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं तो इसमें जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये भी बहुत हद तक उस पर डिपेंडेंट होता है पॉलिनेशन के लिए और तमाम नेचुरल चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। और अगर आप ऐसे देखें इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट की बात करें तो टूरिज़्म जो आपका है, टूरिज़्म बहुत हद तक आपका जो है वाइल्ड लाइफ एरियाज पे डिपेंडेंट है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे आप बोल देखते हैं, गुलमर्ग बोल के ऊपर का सारा एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वैसे ही आपका जो है जब आप सनासर जाते हैं, सनीसर सनासर के साथ समय उसका जो है पहलगाम जाते हैं, पहलगाम जाते हैं तो वहाँ पे जो है वेरारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं उसको। तो वाइल्ड लाइफ के एरियाज, हमारे टैसीगंज नेशनल पार्क बहुत से लोग जाते हैं, 400-500 लोग डेली जाते हैं। तो घराना का मैं जिक्र किया, मानसा सुरेंसर का जिक्र किया, तो बहुत से लोग टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। टूरिज़्म जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टूरिज़्म है, जो वाइल्ड लाइफ एरिया से रिलेटेड टूरिज़्म है, वो बहुत आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। बच्चों को, यंग पॉपुलेशन को मैं देख रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वाइल्डनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आ रही हैं आने वाले दिनों में, और भी लोग जाएंगे मेरा ख्याल है, और बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके अराउंड जो एरियाज है उसके अराउंड होगा। सर, हमारे यहाँ किस प्रकार की और आबादी और कितनी आबादी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे इसके लिए अपनी आजीविका के लिए इस पे या इन वन संसाधनों पे निर्भर करती है? आबादी जो है वही मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली तो यही जो टूरिज़्म है आपका, टूरिज़्म आजकल मेन जो एक्टिविटी हो गया वाइल्ड लाइफ के अराउंड। उसके अलावा एग्रीकल्चर बताया, मैंने जिक्र किया। तो इसकी जो इकोसिस्टम की जो बेनिफिट्स हैं उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसको हम कई बार हमें महसूस भी करना होता है, काफ़ी इस पे काम चल रहा है क्वांटिफाई करने के लिए चीज़ों को, बट हमारी लाइफ बहुत हद तक इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सर, जम्मू कश्मीर में अपनी वन संपदा को बरकरार रखने के लिहाज से किस प्रकार की मुख्य जो चुनौतियां हैं वो आपको देखते हैं कि ये मुख्य जो चुनौतियां हैं इनसे हमें निपटना है ताकि ये जो वन संपदा है ये खुशहाल बनी रहे? देखिए, चुनौतियाँ भी बहुत हैं। जो सबसे बड़ी है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जगह जगह हमारे जंगली जानवर और लोगों के बीच इशूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ कि लेपर्ड हमारे जंगलों से बाहर आकर के जो हैबिटेशन हैं उसमें आ जा रहा है। इसी तरह से हमारा जो हिमालयन ब्लैक बेयर है उससे ढेर सारे रिलेटेड इंजरीज भी हो रही हैं, ह्यूमन डेथ भी हो रही हैं, एनिमल्स को भी इंजरीज हो रही हैं। तो हमारा इन दोनों बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हम इन चीज़ों को मैनेज करें, और उसके लिए हमने 42 कुल कंट्रोल रूम्स बना रखे हैं पूरे JNK में। कंट्रोल रूम्स में हम जो है स्टाफ हमारा होता है 24/7 होता है। उसके साथ ट्रैंकुलाइजिंग गन हम रखते हैं, केजेज रखते हैं, और भी जो इक्विपमेंट ज़रूरत होती है जानवर को ट्रैंकुलाइज करके और उसको जो है रिलोकेट करने के लिए। जैसे किसी आबादी में कोई जानवर आ गया तो हमारी कोशिश ये होती है उसको हम जो है पकड़ के केज में रख कर उसके बाद जंगल में वापस छोड़ दें, डीप इनसाइड फॉरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ साथ हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन भी है, प्रेशर भी बहुत है, ग्रेजिंग का बहुत प्रेशर है। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जंगलों में ग्रेजिंग कराने के लिए लोग जानवरों को लेके जाते हैं, तो ग्रेजिंग से भी जंगलों पर बहुत प्रेशर पड़ता है। कंपटीशन भी होता है कई बार, आपका जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ के साथ कॉम्पीट भी करते हैं सेम एरिया के लिए, ग्रेजिंग के लिए, रेस्टिंग के लिए। तो वो हमारे इशूज हैं जिसको चैलेंज के तौर पर देखते हैं और उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कहा कि आपने कंट्रोल रूम्स भी बना रखे हैं, तो अगर किसी को इनसे संपर्क करना है तो किन नंबर्स पे किया जा सकता है या कैसे उन तक राब्ता किया जा सकता है? देखिए, हमने हमारी जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उस पर जितने कंट्रोल रूम्स हैं, जो स्टाफ है, उनका हमने नाम और मोबाइल नंबर सभी लिखा हुआ है। तो आप कभी भी कंट्रोल रूम को फ़ोन करेंगे तो रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। हमने मोबाइल गाड़ियाँ भी दे रखी हैं, रेस्क्यू वैन्स भी दे रखी हैं, तो बहुत मैं कहूँगा घंटे 45 मिनट में जरूर पहुँच जाते हैं लोग। कहीं से ही फ़ोन आता है तो जाते हैं। आपने देखा होगा जम्मू में बहुत से लोग स्नैक जब घरों में आता है तो फ़ोन करते हैं और हमारी टीम जाती है। तो इसमें हमारा रिस्पांस अच्छा रहा है, बहुत हमने प्रोएक्टिवली काम करते हैं इस पर, और इस पर हमें कभी कोई शिकायत का मौका भी मैं देखा नहीं। जी सर, बढ़ती आबादी और शहरों और कस्बों का विकास जो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है?
देखिए, जो शहर हैं ये तो नेचुरल हैबिटेट नहीं है जंगल के लिए, जंगली जानवरों के लिए। तो जहाँ-जहाँ भी शहर बनता है, नए टाउनशिप्स बनते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उनके जो जगह छिपने की है, ब्रीडिंग की जगह है, फूड की जगह है, रेस्टिंग की जगह है, वो धीमे-धीमे कम हो जाती है। जैसे आपने देखा तमाम बर्ड्स होती हैं, बिल्कुल। तो जब हमारे मिट्टी के घर होते थे या घरों के आगे-पीछे थोड़ा आँगन होता था, लॉन होती थी, तो उसमें देखेंगे कि बर्ड्स आती हैं, उनको इंसेक्ट्स मिलते हैं खाने के लिए। कई बार वहाँ पे छिपने के लिए छोटे-छोटे पौधे हैं, तो उसमें छिपने की जगह मिलती है। तो जब आप सारा एरिया कंक्रीट बना देते हैं, मल्टी स्टोरी टावर्स बनाते हैं, तो नेचुरली इनके लिए जो है छिपने की जगहें कम हो जाती हैं, खाने की जगहें कम हो जाती हैं, और बर्ड्स का जो नंबर है ख़ासतौर मैं देखता हूँ कि काफ़ी इस पे असर पड़ता है। जो आपको और भी हैं, जैसे रेडियो टावर्स हैं जगह-जगह, जो हमारे जो मोबाइल टावर्स हैं, जी, जी। जिनके रेडिएशन है वो भी हार्म करते हैं। तो ये जनरली लोगों में ये भी देखा जा रहा है कि अगर खास तौर पर चिड़िया, जिसे हम गोरैया कहते हैं, उसकी अगर आबादी कम हो रही है, वो इसका रीजन एक ये है। जी, गौरैया तो मैंने तो बचपन में बहुत देखा है, हमारे घर के आंगन में आती थी, जी, जी, वो जी। खाती भी थी हमारे लोगों के साथ, और पानी पीती थी, वहाँ पे जाती थी, और काफ़ी लार्ज नंबर में होती थी, हर घर के आसपास आपको दिख जाती थी। बिल्कुल सर। तो अब क्या हो गया है कि वही मैंने बताया, सीमेंट कंक्रीट के घर हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें उनके लिए छिपने की जगह, नेस्टिंग की जगह, जो छिपने की जगह होती थी वो नहीं है, खाने की जगह नहीं है, पानी की जगह नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत असर पड़ा। लाइट बहुत ज़्यादा है शहरों में, लाइट पोल्यूशन भी एक तरह का होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, तो सारी चीज़ें जो ओवरऑल जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी पूरी बर्ड लाइफ को अफेक्ट करता है। जी सर। सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ तक मददगार हो रहा है इसके लिए? ख़ास तौर पर बात करें अगर हम लोग वन्य जीवन की, उसमें कहाँ तक कैसे इसको विकास किया जा सकता है, ये कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है कि वन्य जीवन जो है वो संरक्षित रह सके? जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है आज की तारीख में, चाहे सड़क बन रहे हैं, चाहे स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, या बिजली के टावर लग रहे हैं, तो ये सारा डेवलपमेंट है। बिल्कुल। बहुत सी जगहों पे ये होता है कि जंगलात की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है हमें, जहाँ पे कि हमें सबका एक्टिविटी करनी पड़ती है। जब कोई चारा और नहीं होता, कोई और अल्टरनेट लैंड अवेलेबल नहीं होती, तो फिर जंगल से ही, जो कोई रोड है, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो जंगल से ही पास करेगा। बिल्कुल। तो टावर लगाना है, कोई अल्टरनेट नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे फॉरेस्ट की या वाइल्ड लाइफ की लैंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत इलाबरेट प्रोसेस बनाया हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया है। वाइल्ड लाइफ एरियाज अगर पास करता है तो वाइल्ड लाइफ एक्ट भी है, उसमें आता है बीच में। तो इसका अप्रूवल का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और जैसे अगर वाइल्ड लाइफ एरिया में आपको कोई काम करना है तो नेशनल बोर्ड जो है, जिसमें मिनिस्टर इन्वायरमेंट खुद हेड करते हैं जिस कमेटी को, वहाँ तक जाता है, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट क्लियर होता है। और उसमें जो नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ का, ज़मीन का, और जो जानवरों पर नुकसान होता है, उसके लिए कॉम्पनसेशन का भी प्रोविज़न होता है। उसमें कॉस्ट देनी पड़ती है, जो एजेंसी है उसको कॉस्ट देनी पड़ती है, तरह तरह की कैलकुलेशन है, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू है, कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन है, वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन प्लान है, तो ये सारा उनको कॉस्ट देना पड़ता है। तो हम जो नुकसान हुआ है उसको हम किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को उसी पैसे से हम करते हैं, सो दैट कि उनको नुकसान कम हो। जैसे मान लो आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि रोड बनती है जी, तो अगर रोड वाइल्ड लाइफ एरिया से बन रही है तो हमारी ये कोशिश होती है कि एनिमल के लिए, पैसेज के लिए, जी, जी, जी। एनिमल, क्योंकि हाँ। अगर रोड बन जाएगी तो उसका जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो restrict सकता है, हो और सकता है। गाड़ी के सामने आ जाएगा तो उसको इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जगह जगह एनिमल पैसेज का प्रोविजन करते हैं उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारी ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें भी देखना है कि एनवायरनमेंट को मिनिमम डैमेज हो। डैमेज तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनवायरनमेंट को लॉस तो होता है, लेकिन उसको हम मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में बहुत हद तक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हो जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कम करे। हाँ, जी, जी। बिल्कुल। सर, वन्य संपदा को बचाने के प्रयासों में लोगों को उनके महत्व के बारे में जागरूक करना, कि वन्य जीवन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है कि लोग इस चीज़ को समझ सकें? मैं देखूंगा कि आजकल बच्चों को तो बड़ी जानकारी है, जी। बच्चे बहुत ही अवेयर हैं, इवन सिटीज़ में अवेयरनेस का लेवल काफ़ी है। अभी मैं देखा हिमालयन एवियन के लोगों के साथ मिलकर हमारे डिपार्टमेंट ने जो है एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, कला केंद्र है उसमें, 1 हफ्ते पहले ही भी हमने उसको देखा, इनॉग्रेट किया। तमाम स्कूलों के बच्चों ने पेंटिंग करी हुई हैं, और मैं देखा कि जो पेंटिंग की जो क्वालिटी है उससे लगता है कि बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे एनिमल ही नहीं बनाएंगे, बल्कि एनिमल जिस हैबिटेट में होता है, जो उसका सराउंडिंग होता है, जो उसके जिन और एनिमल्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है,
जो उसका पूरा इकोसिस्टम है। जी जी। तो तमाम बच्चों ने पूरे जानवरों के इकोसिस्टम को रिक्रिएट करने की कोशिश किया था उन पेंटिंग्स में। तो उससे मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो है, और अवेयरनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, हमेशा अपडेट रखने की ज़रूरत भी है। और डेफिनेटली जो वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज है जम्मू में, कश्मीर में, उसके बारे में जानकारी अभी मुझे लगता है कम है। हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़े डिस्कवरी अगर आप देख रहे हैं या कमर्शियल प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो उसमें जो फ्लैगशिप एनिमल्स जैसे टाइगर है, टाइगर के बारे में लोगों को जानकारी होगी, रणथंभौर सबने सुना होगा, जिम कॉर्बेट सबने सुना होगा। कुछ बहुत अट्रैक्टिव एनिमल्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो एरियाज हैं उनके बारे में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। हमारे जो हिमालयन बेल्ट में है, इसमें क्या है कि वाइल्ड लाइफ की विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि हिली टेरेन है जी। और वहाँ पे एनिमल्स का नंबर भी ऐसा कम होता है, बहुत यूनिक स्पीसीज होती हैं, वो छिपे रहते हैं, जल्दी दिखते नहीं हैं, तो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम होता है। इसलिए उस तरह का जो टाइगर के साथ जो क्रेज है लोगों का, लायन के साथ क्रेज है, वो समहाउ अभी यहाँ पे नहीं है उस तरह का। लेकिन इसको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इसकी एक अपनी ब्यूटी है। ये इन सब स्नो लेपर्ड जैसे आपका किश्तवाड़ में होता है, बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, लेकिन आपको उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए शायद आपको हफ्तों वहाँ पे ट्रैक करना पड़े। तो एंड इफ यू आर लकी यू कैन सी, अदरवाइज आप नहीं देखेंगे। ब्राउन बेयर है, बहुत ही यूनिक स्पीसी है, लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, विजिबिलिटी लो है और उसके लिए एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज JNK के खास तौर पर और पूरे हिमालयन बेल्ट में देखेंगे तो अभी अवेयरनेस का लेवल थोड़ा कम है। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें, जानें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें, अपने फैमिली को मोटिवेट करें, अपने जिसको भी जानते हैं उसको मोटिवेट करें। कम से कम आसपास के एरिया, जैसे मैं आपको नंदिनी का नाम दिया, नंदिनी लोगों को जाना चाहिए, ट्रैकिंग के लिए जाना चाहिए। वहाँ पे हमने ट्रैक रूट डेवलप किया है, करीब 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, और उसमें जो है आपको 3 से 4 घंटे में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सुबह अगर आप जाएंगे चाय पी करके, लंच टाइम तक आप ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक है। ऐसे शोध महादेव में हमने ट्रैक डेवलप किया हुआ है, तो मानतलाई के पास से वहाँ से शुरू करेंगे थोड़ा आगे जा करके, और पत्नी टॉप तक जा सकते हैं, तो गौरीकुंड होते हुए। तो वो अगेन 4 to 5 hours 6 hours का ट्रैक है। मॉर्निंग से जा करके आप शाम तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुरिंसर मानसर जो है, यहाँ भी मानसर के पास हम ट्रैक रूट हमने डेवलप किया है। तो हम चाहते हैं लोग इन जो ट्रैक रूट्स हैं उनमें इनको यूज़ करें, जो आपको फील आएगा, जो एक्सपीरियंस आएगा जंगल में वॉक करके, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस किसी मॉल में जाके, कोई फिल्म देख करके शायद नहीं आएगा आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जब छुट्टियाँ हों, कभी टाइम हो, आजकल जाड़ों का जो टाइम होता है बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है, अपने हंटर्स स्पोर्ट्स शू निकालें, जाएँ जंगल में वॉक करके आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। और आने के बाद उसको और लोगों को भी मोटिवेट करें, बताएं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और मोटिवेट करें। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जम्मू के आसपास में इतने रिसोर्सेज हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उतना बहुत कम शहर होंगे पूरे मुल्क में जहाँ पे कि इतने वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज बिल्कुल पास में। जम्मू कश्मीर वन्य जीवन के हिसाब से बहुत समृद्ध है, बहुत ही समृद्ध है। जी जी सर, आपने कहा कि जागरूकता की शायद कमी है या लोगों में इतनी जानकारी नहीं है, तो लोगों में जानकारी बढ़ाने के लिए लोग इसके बारे में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के बारे में जानें कि उनके पास कितनी सारी वन संपदा है, कितनी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई है कि लोगों में उस चीज़ की जानकारी नहीं है, या उनको खुद को नहीं पता कि वो कितने इस चीज़ को लेकर समृद्ध हैं? इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में भी, इससे भी हेल्प मिलती है। और मैंने बोला एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। सबसे बढ़िया तो आपको जम्मू के पास एक जू है, जम्मू जू है। मैं जितने सुनने वाले हैं मैं सबसे इनकरेज करूँगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पर देखिए। करीब 26-27 यूनिक स्पीसीज हैं। लायन अभी आया है, हमने गुजरात से लाया, हाँ, कुछ ही दिन उसके कप्स भी हैं, तो अब पूरी फैमिली लायन की है, 4 हो गए हैं इसमें। उसके अलावा जो है वुल्फ है, आपने सुना होगा। अभी हाइना लाया हमने 10 दिन 15 दिन पहले हाइना लाए। ये सारे जो जानवर हैं इनके हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश करें, आप इनको समझने की कोशिश करें, देखेंगे तो आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा। हमने यहाँ पहले बैटरी ऑपरेटेड कार के लिए कमी होती थी, यहाँ थोड़ा नंबर कम था, वो भी हमने 10 और लाया है। और एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा अगर आप जाएंगे अपना टाइम निकाल करके। तो मैं कहूँगा यही तरीके हैं। और हम इस बार ढेर सारे साइन बोर्ड्स भी लगा रहे हैं, रोड के साथ, कठुआ से लगाए और वहाँ तक जो है सारे रोड के साथ, मेन रोड के साथ जो वाइल्ड लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं यहाँ के, उनके बारे में हम बोर्ड लगा करके भी अवेयर करना चाहते हैं। स्कूल को भी रीच आउट करते हैं,
हालांकि स्कूल्स में अवेयरनेस है, ऐसा जी नहीं जी है, जी। बट इट टेक्स सम एफर्ट। कई बार होता है कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जानने के जरूरत। बाद भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि जी हाँ जी मुझे जी। जाना है। दैट मोटिवेशन मे बी इज लैकिंग समवेयर, तो उसकी ज़रूरत है। और आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह करते रहें तो शायद सही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं वो कम से कम अपने मांडा जू या जो आपने कहा सुरीसर के पास है, नगरोटा में है, नंदनी में है, तो इन सारी जगहों के जाके देखें और सोचें और अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि वो इन सारी जगहों का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि उनका ट्रैक्स का भी विकास किया गया है, लोग उसमें जा सकते हैं। सर, पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद रहा है उससे भी JNK जो है अछूता नहीं रहा। सबसे ज़्यादा उसका जो झेला है वो जम्मू कश्मीर ने झेला है। तो डेफिनेटली इससे भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचता है। वो कहाँ तक प्रभावित होते हैं सब चीज़ों से? कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस है, जैसे जी। इस साल का जैसे डाशीगम जाना था लोगों को, तो जी। मई में पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ और उसके बाद जो वॉर सिचुएशन बनी, तो उन चीज़ों की वजह से डाशीगम बहुत दिन आउट ऑफ बाउंड था। जी। पहलगाम का जो हमारा एरिया था, ट्रैक रूट था, वो भी आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो बहुत से ट्रैक रूट्स अफेक्ट हुए। और इवन अदरवाइज जब सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता है तो नेचुरली लोग नहीं जाते हैं, लोग कम जाते हैं। इवन स्टाफ का जो मूवमेंट होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो जब स्टाफ का मूवमेंट कम हो जाएगा, लोग नहीं जाएंगे, तो नेचुरली जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर, उसके मैनेजमेंट में, प्रोटेक्शन में, खासतौर पर प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में कहीं न कहीं असर पड़ता है। सर, वन्य जीवन संरक्षण में हमारे यहाँ गैर सरकारी संस्थाएं जैसे NGOs वगैरह हैं और बुद्धिजीवी आदि की, इन लोगों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हम NGOs को इन्वॉल्व भी करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में NGOs इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ वीक हम बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। जी जी। तो उसमें NGOs की कोऑपरेशन से ही बनाते हैं। स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन करना, क्विज कंपटीशन करना, अवेयर करना लोगों को, तो सारी एक्टिविटीज़ में NGOs होते हैं। उसके अलावा हमारी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी NGOs होते हैं। जो डिसीजन होते हैं जिसमें सारे डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उसमें NGOs होते हैं। उसके अलावा हमने इको सेंसिटिव जोन्स नोटिफाई कर रखे हैं। जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसके चारों तरफ का एक बेल्ट होता है जहाँ पे कि जिसको हम इको सेंसिटिव जोन बनाया हुआ है हमने, तो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होंगी क्या नहीं होंगी वो भी देखना होता है। तो उसमें भी हम NGOs की मदद लेते हैं। तो NGOs तो हमारी एक्टिविटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें आती है, कहीं कोई पोचिंग होती है, कहीं कोई इंसिडेंट होता है, कहीं कोई हैबिटेट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है, तो कोई एनक्रोचमेंट होता है, तो ये NGOs हैं जो आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, जो बताते हैं, तो डिपार्टमेंट एक्शन लेता है। कई बार हम उनको अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और उनके साथ ही हम काम करते हैं। जी। सर, एक वरिष्ठ वन जीवन अधिकारी के रूप में आप हमारे इस मंच से आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप, डिपार्टमेंट सब कुछ नहीं कर सकता है, आप स्टेक होल्डर हैं। जो वाइल्ड लाइफ है हमारे फ्यूचर से कनेक्टेड है, हमारी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप समझें, समझाएं, सारे दोस्तों को, जिनको जा परिवार वालों को, सबको मोटिवेट करें, इसकी कंजर्वेशन से रिलेटेड जानकारी दें लोगों को। इन जगहों पे जाएं, जाकर एंजॉय करें, बहुत खूबसूरत जगहें हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सबका कोऑपरेशन ज़रूरी है। सर, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारे श्रोताओं को इस बारे में ढेर सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया चक्षु कत्याल ने। वाचन एवं स्वर श्रुति खजूरिया का, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन N गुलशन रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।